नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर सकते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यहाँ से आपको बताने की कोशिश की गई थी गवर्नर के बारे में, और आज हम जो है सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से सीधे आपको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे और लगातार प्रयास जारी रहेगा। और आशा यही कर सकते हैं कि आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। लगातार गुरुकुल परिवार आप तक जुड़ने का जबरदस्त तरीके से प्रयास कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है। और आप लोग आइए, जुड़िए, देखिए मुख्यमंत्री के क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या उनकी विशेषाधिकार है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो आइए सीधे जो है मुख्यमंत्री तक आपको ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आज आपका मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आ गया है और आप इस पर प्रकाश डालना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और हर एक, चाहे स्टेट लेवल की परीक्षा हो चाहे सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, मुख्यमंत्री जरूर आपको मिलेगा। ये दूसरे नंबर का संविधान का सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता है। तो देखिए मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जो है ये किस पार्ट में है, पहले तो ये देखना है कि ये किस भाग में, किस पार्ट में है। तो भाग आपका जो है ये 6 में है। और इसका जो प्रावधान है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। और ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री 163 में पद है। और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, जो इसकी नियुक्ति होती है, वो किस आर्टिकल में होती है, तो 164A में होती है। और मुख्यमंत्री किस अंग में है, संविधान के किस अंग में है, तो आप बताएंगे राज्य की कार्यपालिका में है। राज्य की कार्यपालिका अर्थात जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहां से राज्य की कार्यपालिका में ये जुड़ा हुआ पदाधिकारी है। तो देखिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में बताया कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो संवैधानिक है। और इसका प्रावधान संविधान के शुरुआत से ही दिया गया है। और ये किस भाग में, भाग 6 में है। और ये किस देश की नकल है, ब्रिटेन की नकल है। किस आर्टिकल में अगर पद पूछा जाए तो 163 में है। और जिसका अपॉइंटमेंट होता है वो 164A में होता है। अर्थात अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है या इसका चयन होता है या इसकी नियुक्ति होती है, तो देखिए मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, इसकी नियुक्ति होती है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन राज्यपाल जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करता है, अपने स्वविवेक के आधार पर नहीं करता। और मुख्यमंत्री राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा। अर्थात राज्य में जो मेजोरिटी वाली पार्टी है, जिसको मैंडेट मिल जाता है जिस दल को, तो वह दल अपना एक नेता मान लेती है, सेलेक्ट कर लेती है। तो जिस दल को बहुमत मिल चुका, मेजोरिटी मिल चुका है, वह दल अपना एक नेता सेलेक्ट करती है। और जो बहुमत दल का नेता हो जाता है, उसी बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल अपॉइंटमेंट कर देता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन पर सीधे प्रकाश डालिए। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट एक सही नहीं है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो राज्यपाल इसको सेलेक्ट करता है, चयनित करता है, या राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। तो ये राज्यपाल द्वारा सेलेक्ट नहीं होता है, चयनित नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल द्वारा ये क्या होता है, नियुक्त होता है। क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं मिला होगा, या आगे अगर नहीं मिला है तो मिलने की संभावना है। जो नहीं मिले होते वो आगे मिल जाते हैं। तो देखिए संविधान का कौन सा आर्टिकल मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का, ड्यूटीज, इनके जो पावर और फंक्शंस हैं, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री के जो ड्यूटीज हैं, पावर्स और फंक्शंस हैं,
तो कर्तव्य जो मुख्यमंत्री का है 167 में है। और मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो दो प्रकार का है। पहला है विधान विषयक लेजिस्लेटिव ड्यूटीज, विधान विषयक और दूसरा जो है वो आप बताएंगे, दूसरा जो इनको कर्तव्य दिया गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, प्रशासनिक। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 167 के तहत राज्य का मुख्यमंत्री विधान विषयक जैसे मामले या प्रशासनिक जैसे मामले की जानकारी जो देता है वो राज्यपाल को देता है। तो कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री होता है इसके दो प्रकार के कर्तव्य हैं आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग, एक विधान विषयक है, दूसरा प्रशासनिक इसके मामले होते हैं। और इन दोनों के मामले की जानकारी ये किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो मुख्यमंत्री के जो भैया कर्तव्य हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं? 167 में। और ये दो प्रकार के कर्तव्य इनके हैं, लेजिस्लेटिव विधान विषयक और दूसरा प्रशासन जैसे संबंधी मामले की भी जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को देगा। तो इनका जो कर्तव्य है वो आप बताएंगे 167 में, इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और ये अविश्वास प्रस्ताव गैर संवैधानिक है। और अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाएगा जब कोई भी मंत्री किसी भी आंकड़े को छिपाने लगता है, गलत तथ्यों की जानकारी देता है। क्योंकि आपने सुना होगा आर्टिकल 164 सेकेंड 164 में कहा गया है कि सामूहिक रूप से जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, सामूहिक रूप से राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, जो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से, इनकी जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी रिस्पांसिबिलिटी किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति होती है। ये सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? विधानसभा के प्रति होंगे। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 164B। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि एक मंत्री के द्वारा लिया गया फैसला सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों को मान्य होता है। अर्थात एक मंत्री दूसरे मंत्री की आलोचना नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य की आलोचना करता है तो उसका किया गया आलोचना गैर संवैधानिक होगा। तब इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी मंत्री गलत तथ्यों की जानकारी देता है, आंकड़े छिपाता है, तो विपक्ष के सदस्य हैं, तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा विधानसभा में, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो विपक्ष के सदस्य विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव लेके आएंगे? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ये 50 सदस्य जो होंगे ये स्पीकर को, विधानसभा अध्यक्ष को, 50 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष को लिखित जानकारी दे देंगे। और उसके बाद अगर, और ये भी अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री पर लाया जाएगा और एक मंत्री अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सारे मंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा। क्योंकि जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, जो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व है वो विधानसभा के प्रति है। अर्थात अगर एक गया तो सभी जाएंगे और एक वो बच गया विश्वास प्रस्ताव के द्वारा तो सारे बच्चे रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं। तो जो विशेषाधिकार होगा वो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा और विपक्ष के द्वारा किसी मंत्री पर लाया जाएगा। और मंत्री पर तब लाया जाएगा जब ये तथ्यों को छुपाएगा, गलत आंकड़े देगा। तो ऐसे समय पर विपक्ष के सदस्य इनको विश्वास प्रस्ताव के द्वारा उस मंत्री को हटा सकते हैं। अच्छा, जब विपक्ष
अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसके पक्ष में मंत्रिपरिषद की ओर से कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद की ओर से, सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो बहस होगी, चर्चा होगी, लेकिन हमारे संविधान में बहस या चर्चा से अगर काम नहीं चल पाता है तो मतदान से इसका निर्णय किया जाएगा। साधारण बहुमत के आधार पर उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से एक अधिक सदस्य अगर विश्वास की तरफ गए तो मंत्री बने रहेंगे और अगर अविश्वास की तरफ चले गए तो फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। कहने का मतलब है मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूब जाते हैं। तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। तो कौन उठाएगा? विपक्ष के लोग उठाएंगे। और किसके प्रति उठाएंगे? विधानसभा के जो मंत्री लोग हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो उठाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। और तब लाया जाएगा जब किसी मामले में तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। तो कहने का मतलब होगा इसका थर्ड हो जाएगा, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाएगा जब कोई भी मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तब लाया जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा? विपक्ष लेके आएगा। और लाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। और इसकी जानकारी कहां दी जाएगी? विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। और उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से एक अधिक सदस्य अगर वो अविश्वास की तरफ चले गए तो विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और मान लीजिए अगर बराबर हो गया, अगर टाई हो गया, तो फिर जो स्पीकर है वो कास्टिंग वोट करेगा, निर्णायक मतदान करके वो चाहे तो सरकार को बचाए चाहे तो सरकार को गिरा दे। वैसे जनरली जो स्पीकर होता है सत्ता पक्ष का होता है, वो सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि सरकार को बचाने की कोशिश करेगा। तो गलत तथ्यों के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आएगा। और जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है तो उसके बचाव में सरकार की ओर से, मंत्रिपरिषद की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका थर्ड हो जाएगा भैया, इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, कॉन्सेप्ट पर है, सिविल लेवल पर है और आप आराम से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है। और टाइम आप गुरुकुल के लिए नहीं दे रहे, अपने आप पर दे रहे हैं। और जितना आप यहाँ टाइम देंगे उतना ही आपको मौका मिलेगा और बहुत बड़ी चीज़ें आपको बहुत आसानी से आपके घर तक, आपके दिमाग तक पहुँचाई जा रही। मतलब ये जो मंच है वो आपके दिमाग तक जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बस आपके सहयोग की जरूरत है और आप आशा करते हैं कि धीरे धीरे सहयोग देते रहेंगे। अब देखिए, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से सिलेक्ट करिए। संवैधानिक कर्तव्य पूछ रहा, किसका संवैधानिक कर्तव्य? मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री के क्या क्या संवैधानिक कर्तव्य हैं? तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जानकारी किसको देंगे? राज्यपाल को। मैंने बताया 167 में किसके कर्तव्य है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। पहला तो सही है। मुख्यमंत्री के विधान विषयक कर्तव्य, ये भी सही है, विधान विषयक भी सही है, दूसरा भी सही है। मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, आपने सुना होगा राष्ट्रीय विकास परिषद जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो की गई थी वो 1952 में की गई थी, दिसंबर 1952 में की गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष आप बताएंगे प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य जो होंगे वो मुख्यमंत्री भी होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री भी होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और जो संघराज क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं वो भी होंगे, जो संघराज क्षेत्रों के प्रशासक हैं वो भी होंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है और इस बैठक में राज्यों के सारे मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, सारे केंद्र के मंत्री लोग भाग लेते हैं, कैबिनेट, और संघराज क्षेत्र के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। और संघराज क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रशासक होते हैं वो भी लोग इसमें भाग लेते हैं। तो मुख्यमंत्री भाग लेगा, ये तीसरा सही है।
तो इनके कर्तव्य क्या है? मुख्यमंत्री राज्य के कर्तव्यों के प्रशासन संबंधी मामले की जानकारी राज्यपाल को देगा, 167 में सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक संबंधी जानकारी भी राज्यपाल को देगा, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेगा, ये भी सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष ये विचार रखवाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और अगर उसने फैसला ले लिया है तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के कारण मंत्रिपरिषद में चर्चा बाद में नहीं होगी, वो चर्चा पहले हो जाती है और मुख्यमंत्री का लिया गया फैसला अंतिम होता है। और मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं, पर्सनली अगर देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से रियल में वो किसके प्रति जिम्मेदार है? वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति। तो ये चौथा गलत है, चौथा गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता। गलत है, मंत्रिपरिषद पर विचार करना होगा और मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। चौथा गलत है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, ये थर्ड ऑप्शन सही है, सी सही है, ये चौथा गलत है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, जो भी राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं तो राज्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों का वेतन भत्ता होता है, तो इनका जो वेतन भत्ता होगा वो निर्धारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होगा, राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य विधानमंडल में जैसे जहां पर दो हाउस है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है, तो वहां पर विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के निर्धारित करेंगे, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा अपना निर्धारित करेगी। तो जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद है तो इसको आप विधानमंडल बोलेंगे। तो विधानमंडल इनके वेतन भत्ते को निर्धारित करती है। और वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाएगा? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, राज्य की संचित निधि से इनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो इसमें यही पूछ रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाएगा, अर्थात राज्य विधानमंडल से जुड़ा हुआ विधानसभा भी है तो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा। और इनके वेतन भत्ते कहाँ जाएंगे? तो राज्य की संचित निधि से जाएंगे। और इनके वेतन भत्ते के कटौती को लेकर, क्या मंत्रियों के वेतन भत्ते में कटौती हो सकती है? तो मंत्रियों के वेतन भत्ते के कटौती की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, तो इनके वेतन भत्ते की कटौती की चर्चा है ही नहीं, तो इसका डी हो जाएगा। इनका वेतन भत्ता, राज्य के मंत्रियों का वेतन भत्ता कहाँ जाएगा? तो राज्य की संचित निधि से। और डिसाइड कौन करता है? राज्य विधानसभा। और मंत्रियों को अलग से मंत्री के रूप में वेतन भत्ता नहीं जाता है, वो एमएलए के रूप में, एमएलसी के रूप में इनको वेतन भत्ता दिया जाता है, तो इसका डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधान सभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर चुनाव लड़े क्या मंत्री नियुक्त हो सकता है? तो आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 164 डी। तो आर्टिकल 164 डी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बगैर चुनाव लड़े मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। बस उसमें जो सबसे बड़ी योग्यता ये है कि 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर चाहे तो विधानसभा और जहां पर विधान परिषद है तो दोनों में से कहीं भी, चाहे तो विधानसभा और चाहे तो विधान परिषद, दोनों में से कहीं का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बगैर चुनाव लड़े
मंत्री बन सकता है, बस शर्त इतना है कि वह 6 माह के भीतर चाहे तो विधानसभा चाहे तो विधान परिषद दोनों में से कहीं का सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य है। तो जहां पर दोनों हाउस है, अब दोनों हाउस जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 हाउस हैं, तो वहां पर दोनों में से कहीं का लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य इलेक्ट होना अनिवार्य है। और अगर जहां पर सिर्फ विधानसभा है तो वहां पर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, 1 साल पहले की बात है, जैसे उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी है वो चुनाव हार गए थे, दोबारा उनको मौका मिला और उसके बाद फिर वो दूसरी जगह से चुनाव में लड़के आए थे। तो मुख्यमंत्री पहले नियुक्त हो गए थे और जब मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे तो वो एमएलए नहीं थे, लेकिन बाद में जो है वो एमएलए के रूप में यहाँ पर इलेक्ट होकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे ममता बनर्जी भी बंगाल में जब मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी तो वो कहीं की सदस्य नहीं थी, लेकिन 6 महीने के भीतर वो एमएलए इलेक्ट हुई। तो कहने का मतलब है बगैर चुनाव लड़े भारत में इंसान प्रधानमंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, बस शर्त इतना है कि 6 माह के भीतर उससे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। और अगर प्रधानमंत्री है तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री के लिए ये प्रक्रिया संवैधानिक है, 164D में दिया गया है। अगर मान लीजिए वो 6 महीने बीत गए और वो सदस्य नहीं बन पाया तो मंत्री के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर तुरंत उसे मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी एक बार नियुक्ति हो गई है तो लगातार दूसरी बार उसकी नियुक्ति उस कार्यकाल में होने वाली नहीं है। हालांकि अगर उसने 6 महीने कोई कार्य किए हैं और वो सदस्य नहीं बन पाया, मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया या मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया, तो 6 महीने उसने जो कार्य किए हैं तो उसके किए गए कार्य विधिमान होंगे, माने जाएंगे, उसमें असंवैधानिक नहीं है। तो कहने का मतलब है आर्टिकल 164D ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बगैर चुनाव लड़े 6 माह तक वो मंत्री बन सकता है, और अगर 6 माह के अंदर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य इलेक्ट नहीं हो पाया तो मंत्री के पद से उसे त्यागपत्र देना होगा। तो 6 मंथ होगा। बगैर सदस्य बने 6 माह तक मंत्री बन सकता है, और अगर सदस्य नहीं बन पाया तो मंत्री परिषद के पद से त्यागपत्र दे दिया जाएगा उसके द्वारा, दोबारा उसे यहाँ पर मंत्री बनने का मौका उस कार्यकाल में फिलहाल नहीं मिलने वाला है। इसका सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, इसमें 4-5 शब्द है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या और अधिकतम दोनों देखिए। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो डिसाइड की गई है, तो मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो जैसे अपने लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 403 है, तो 403 का 15% से अधिक नहीं होगी। पहले 10% था, लेकिन 91 अमेंडमेंट के द्वारा, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 10 के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कितना कर दिया था, 15% कर दिया था। केवल दिल्ली की मंत्रिपरिषद को छोड़ दीजिए, दिल्ली की जो मंत्रिपरिषद है वो कुल सदस्यों का 10% है। बाकी हर राज्य का और केंद्र का भी
प्रधानमंत्री के भी मंत्री लोग 15% से अधिक नहीं होंगे। लेकिन इसमें पूछ रहा, अधिकतम नहीं पूछ रहा, इसमें अधिकतम नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम आप बताएंगे, न्यूनतम कितने मंत्री होंगे? 12 मंत्री होंगे। न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12 मंत्री होंगे। तो इसका जो हो जाएगा वो सेकंड होगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर है, कश्मीर की बात हो रही, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यकाल, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो था, जब धारा 370 लागू था, तो धारा 370 जब लागू था, 370, तब तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जम्मू कश्मीर के 6 वर्ष था, 6 वर्ष था। लेकिन आपने सुना होगा 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर अधिनियम लाया गया, जम्मू कश्मीर अधिनियम पारित किया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के द्वारा अब इनके भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा, 5 वर्ष कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लागू था तब उसमें कार्यकाल 6 वर्ष था और 2 महिला सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन अब वो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो भी हटा दी गई है और 6 वर्ष के बजाय 5 वर्ष कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को भी ख़त्म कर दिया गया। पहले विधान परिषद था लेकिन अब विधान परिषद जम्मू कश्मीर में नहीं है, विधानसभा है, लेकिन विधानसभा अभी वहाँ की भंग चल रही है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद खत्म कर दिया गया है, 6 वर्ष का कार्यकाल भी खत्म कर दिया गया है, 2 महिलाओं का जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा होती थी वो भी खत्म कर दिया गया है। अब 5 वर्ष इनका भी कार्यकाल है, सारे राज्य के मुख्यमंत्री की तरह है। तो अब तो फिलहाल इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष है, पहले 6 वर्ष था, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 अधिनियम के द्वारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया, सेकेंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, राज्य मंत्रि परिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता कौन होता है? तो आपने सुना होगा जो राज्य की कार्यपालिका है, तो राज्य की जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है, वास्तविक जो शक्ति है, रियल पावर है, तो वास्तविक शक्ति किसके हाथों में निहित है? तो मुख्यमंत्री के हाथों में निहित है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में पूछा जाए तब तो राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन रियल पावर अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री हो जाए। और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री होता है। इसलिए होता है क्योंकि जिस तरीके से मेहराब की आधारशिला, जो अंतिम नींव का पत्थर होता है, अगर अंतिम नींव का पत्थर खिसक जाए तो पूरा जो मेहराब है वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात गेट का जो अंतिम पत्थर है उसके खिसकने से वो मेहराब समाप्त हो जाती है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रि परिषद का अंतिम पत्थर है, और अगर वो नहीं रहेगा तो मंत्रि परिषद बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अर्थात मुख्यमंत्री है तो मंत्रि परिषद है, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो मंत्रि परिषद नहीं होगी। आज की डेट में अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे या मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो जाए या मुख्यमंत्री स्वर्ण करे, वो ना रहे, तो जब वो नहीं रहेगा उसका त्यागपत्र हो जाएगा तो मंत्रियों को अपने आप त्यागपत्र देना पड़ेगा। और जब नया कोई मुख्यमंत्री आ जाएगा तो मुख्यमंत्री के आते ही मंत्रिपरिषद आ जाता है। जिस तरीके से सौरमंडल में सूर्य होता है उसी तरीके से मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री होता है। जिस तरीके से नाव में मल्लाह होता है उसी तरीके से मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री होता है। अर्थात मुख्यमंत्री है तो मंत्रिपरिषद है, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद नहीं। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूब जाते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद का निर्माता भी है, संहारक भी है, प्राणदाता भी है। अगर ये है तो सब कुछ है मंत्रिपरिषद में, अगर ये नहीं है तो मंत्रिपरिषद नहीं है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, प्रधान वो आप क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक, प्राणदाता, ये सब कुछ कौन है? मुख्यमंत्री है। क्योंकि कार्यपालिका का जो रियल
पावर है, कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री है। तो जहाँ जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक नाम मात्र का शासन होता है, एक वास्तविक शासन होता है। तो नाम मात्र के शासन में केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता था। हमारे संविधान ने 2 पदाधिकारियों को सबसे ज़्यादा पावर दिया है, रियल में सबसे ज़्यादा पावर जो दिया है वो देश में पीएम को दिया है और राज्य में चीफ मिनिस्टर को दिया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष। वास्तविक अध्यक्ष, तो वास्तविक अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होगा, वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। लेकिन केवल अगर अध्यक्ष पूछा जाए, अगर केवल अध्यक्ष पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? राज्यपाल, क्योंकि राज्य की जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष तो राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन वास्तविक, जहां भी वास्तविक शब्द लगे, व्यवहारिक शब्द लगे, रियल शब्द लगे, तो समझ जाइए वो राज्यपाल नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का शासन 2 आधार पर चलता है, एक नाम मात्र के आधार पर चलता है और एक वास्तविक आधार पर चलता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक संचालक मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि आर्टिकल 164A में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होगा और इसकी वास्तविक शक्ति किसके हाथ में निहित है? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री के हाथ में निहित है। इसका सेकंड हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। तो आज जो है 11 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे और हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आशा यही कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको समझने में मदद जरूर मिली होगी। तब तक के लिए जय हिंद।